नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है ना, ध्यान देना एक बार बस कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन उसका कंप्लीट कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बेस पर आज क्या है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब क्या है कि देखो समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ भी होगा, समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ भी होगा। जैसे कि ये जो हम लोगों ने क्या ली थी, प्लेटें ली थी, एक प्लेट ये वाली एक प्लेट ये, दो प्लेटें हो जाएंगी। अब दो कैसी एक दूसरे के समांतर है, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर है तो क्या हो जाएगा, ये समांतर प्लेटें हो गई। अब संधारित्र कैसे बनता है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने पास आवेशों को संचित करके रखती है, अपने पास आवेशों को संग्रहित करके रखती है। तो इसको जब हम लोग आवेश देंगे, इसको हम लोग एक धनावेश दे रहे हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, तो इधर हो जाएगा धनावेश धनावेश। इसको क्या कर देंगे, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ेंगे इसको तो इस पर प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है, सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। तो यानी कि देखो एक समांतर प्लेटें थी, इसको हमने आवेश दे दिया है, जब आवेश देंगे आवेश को संचित कर लेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र बन जाएगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र ही है, तो इसकी धारिता हम लोगों ने कल फाइंड आउट कर ली थी बड़े अच्छे तरीके से। अब आज का बनता है कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब क्या है कि आंशिक परावैद्युत युक्त मतलब क्या है कि इसमें एक छोटा भाग एक परावैद्युत पदार्थ भी रखा होगा, यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ भी रखा होगा। कहाँ पर, इन प्लेटों के बीच में। आंशिक यानी कि हल्का सा थोड़ा सा, यानी कि तो आंशिक परावैद्युत युक्त, परावैद्युत युक्त मतलब क्या है कि इसमें कैसा होगा, परावैद्युत वाला पदार्थ होगा, परावैद्युत वाला पदार्थ होगा। ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ इसमें। अब इसकी यानी कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब ये जब हम लोग यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तब इस प्लेट की धारिता कितनी होगी हमको ये पता करना है। ठीक है ना, तो बैकग्राउंड क्लियर हुआ कि हमको क्या करना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लेना है, तो उसमें हमको बीच में क्या रख देना है, एक परावैद्युत पदार्थ रख देना है। क्या, परावैद्युत पदार्थ रख देना है। जब परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रख देंगे तब अब इसकी हमको धारिता पता करना है। ठीक है ना, जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। और कल हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने कितनी ली थी, डी ली थी। कितनी दूरी है, तो डी दूरी है। और ये जो हम लोगों ने क्या रखा है, एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं हम लोग, इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं कितनी, टी मान लेते हैं। ये क्या है, दूरी है, ये टी दूरी है, किसकी दूरी है, ये परावैद्युत पदार्थ की दूरी है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, कैसे कैसे करना है। देखो अगर थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो ये क्या है, यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है ना। इस प्लेट को हम लोगों ने क्या किया है, धनावेश दिए हैं। जब धनावेश दिए हैं तो मतलब क्या है कि जितने भी आवेश दिए हैं हमने उस प्लेट पर समान रूप से फैल चुके हैं, समान रूप से फैल चुके हैं ना। तो यहाँ पे एक बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब एक पृष्ठ को हम लोग आवेश दें और आवेश का समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। और ये प्लेट, एक प्लेट ये वाली भी है, यहाँ पे क्या आ चुका है, ऋणावेश आ चुका है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बन जाएगा। ये प्लस वाला बन जाएगा, कौन सा, माइनस वाला बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व बन जाएगा। तो पहले इतनी बात क्लियर, तो हम लोग आगे चलते हैं मेन डेरिवेशन पर। तो यहाँ पर देखो कि ये क्या हो चुका है, एक यहाँ पर धनावेश है लगातार, यहाँ पे क्या है, ऋणावेश है। इन धनावेश के कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, बन जाएगा ना। यानी कि एक ये जो प्लेट x है और ये क्या है, प्लेट y है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र x यानी कि इस धनावेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, यानी कि उसको मान लेते हैं क्या, E1 बनेगा। क्या बनेगा, E1 बनेगा, बनेगा ना। और ये E1 कहाँ के लिए होगा, देखो यहाँ पर दो माध्यम आ चुके हैं। कैसे, दो माध्यम आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो ये देखो यहाँ पर कौन सा माध्यम है, वायु वाला माध्यम है। कैसा माध्यम है, वायु वाला माध्यम है। और दूसरा कौन सा माध्यम है, एक परावैद्युत पदार्थ वाला माध्यम। यहाँ पर दो माध्यम आ गए ना। कहाँ पर वैद्युत, जो इस प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र तो होगा, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र वायु में अलग होगा और परावैद्युत पदार्थ वाले में अलग होगा। क्या, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी तो वायु वाले माध्यम में अलग होगी और परावैद्युतांक वाले पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग होगी। इतनी बात क्लियर है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट होती है और साथ में क्या हो जाएगा, ये परावर्तांक वाला माध्यम के हो जाएगा। ये किसके लिए, जब माध्यम कैसा होगा, परावर्तांक वाला माध्यम होगा तब के लिए हो जाएगी। और ये किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगा तब E अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी वाई वाले माध्यम के लिए हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब अगर हम लोग शुरुआत से अगर देखा जाए कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, यानी कि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। अब शुरुआत हो रही है यहाँ से डेरिवेशन की, पृष्ठीय आवेश घनत्व, या फिर कह सकते हैं क्या कि प्लेटों के बीच पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, प्लस का सिग्मा है यहाँ पर और माइनस सिग्मा है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद सिग्मा का फॉर्मूला होता है कितना है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। इतनी बात क्लियर है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक ना। अब देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी जो लंबाई कितनी हम लोगों ने ली है, T ली है, यानी कि T की जगह पर क्या रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। अब यहाँ पर वायु वाला माध्यम कितना है, वायु वाला माध्यम कितना है, देखो ये पूरा का पूरा, अगर बाय द वे यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो प्लेट X ये वाली है, प्लेट Y ये वाली है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है। कितनी दूरी है, D दूरी है। अब यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, तब इसकी दूरी कितनी है, D दूरी है। अब यहाँ पे क्या हो कि एक माध्यम आ जाए, K वाला माध्यम अगर आ जाए, और जो केवल अगर माध्यम आ जाएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये इतना भाग क्या बचेगा, इतना भाग बचेगा सिर्फ और सिर्फ वायु का। ये कौन सा भाग आ जाएगा, परावैद्युत पदार्थ वाला भाग आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो भाग कितना है, ये जो भाग है आपका कितना है, T है। कितना है, T है। इस T को अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो कौन सा भाग बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वायु वाला बचेगा। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इस T को यहाँ से अगर हटा देंगे तो कौन सा भाग बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वायु वाला भाग बचेगा ना। मतलब क्या, इस पूरे भाग में से, यहाँ तक कि पूरे भाग से, यानी कि D वाले भाग से इस T को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, D माइनस टी जो है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा भाग, ये वाला पूरा का पूरा भाग, ये कितना है, D माइनस टी है। कितना है, D माइनस टी है। ठीक है। तो इस D माइनस टी यानी कि वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब देखते हैं अच्छे से, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा ना लगभग। तो प्लेटों के बीच कहाँ पर, D माइनस टी दूरी में, D माइनस टी दूरी, यहाँ पर कहाँ पर, इस इतनी जगह D माइनस टी दूरी में वायु क्षेत्र में क्या देखना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र, इसको यहाँ लिखते हैं, वो जगह बाद में बच जाएगी अपने लिए, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मान लेते क्या, E1 कितना, E1 मान लेते क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके बीच, इन प्लेटों के बीच और कहाँ पर, वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये प्लेटों के बीच कहाँ पर थी, D माइनस टी दूरी में, यानी कि वायु क्षेत्र में। अब हमको पता क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर, यानी परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब देखो, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना, यानी कि इस बार हम लोग लेते हैं क्या, E2 इक्वल टू कितना होगा,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, परावैद्युत पदार्थ यानी के वाला माध्यम आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, परावैद्युत पदार्थ यानी कि इतने भाग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक है ना। ये E1 की वैल्यू हुई और ये E2 की, ठीक है ना। अब देखो इतनी चीज़ तो आ चुकी है, और मेन बात अपनी क्या थी कि हमको धारिता पता करना है। क्या धारिता पता करना है ना हमको, समांतर प्लेट संधारित्री। और समांतर प्लेट संधारित्र होगा कैसा, जब यहाँ पर बीच में परावैद्युत युक्त पदार्थ रखा हो। और C इक्वल टू होता है कितना, यानी कि धारिता, धारिता का फार्मूला होता है कितना है, धारिता का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि हमको V फाइंड आउट करना है ना। मेन बात अपने क्या, V अगर पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ कि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V है, कितना है, V है। लेकिन V है, लेकिन देखो भाई बात है ना कि जो प्लेटों के बीच विभवांतर है कहाँ पर, एक वायु वाले क्षेत्र में भी होगा और इस परावैद्युत क्षेत्र में भी होगा विभवांतर ना। तो मान लेते क्या कि V1 प्लस V2 होगा, ठीक है ना। और इस विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर होता है V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू क्या, ED। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और D क्या है कि जहाँ पर कितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो V1 यानी कि V1 अगर लिया जाए तो कौन सा माध्यम होगा, ये वायु वाला माध्यम होगा। कौन सा, वायु वाला माध्यम होगा। कह सकते क्या कि E1 और क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। लेकिन D जो दूरी होगी, दूरी यहाँ पर कितनी है, E1 यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कौन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वायु वाले माध्यम का। और वायु वाला माध्यम है कितना, D-T दूरी में है, कितना है, D-T दूरी में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D-T आ जाएगा। ये हो जाएगी क्या, विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा E1 इंटू D-T। विभवांतर का मेन फार्मूला होता है क्या, V इज इक्वल टू ED होता है। तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और क्या है, D यानी कि दूरी है कि कितनी, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, वायु वाला माध्यम है कितना, D-T दूरी में है, ठीक है, बात क्लियर। अब V2 कितना है, E2 है। और जो V2 है, ये V2 यानी कि जो विभवांतर है, ये कहाँ का विभवांतर, इस परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम का विभवांतर, यानी कि E2 यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें कितनी है, E2 है। और दूरी कितनी है, T, कितनी दूरी है, T दूरी है। ये हुई बात, इतनी क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं है, चलो ठीक है। तो E1 की वैल्यू का रखा जाए तो E1 की वैल्यू है कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और फिर क्या, D-T भी यहाँ पर है, D-T भी है यहाँ पर, प्लस E2 है। और E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है, T है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखते क्या है कि यहाँ पर ऊपर सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा यहाँ भी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। मतलब क्या है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्या है, कॉमन है ना। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो अंदर बचा कौन, जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर बाहर आ जाएगा तो D-T यहाँ से बचा, D-T बचा हुआ है, फिर प्लस आ गया। और देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चला गया तो T बचा है और K बचा है। तो ऊपर से अंश में T बचा है और हर में कौन बचा है, K बचा हुआ है। ये किसका मान है, ये V का मान आया है, V का मान आया है ना। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू है कितनी, Q अपॉन A होती है, कितनी, Q अपॉन A होती है। तो इसका मान भी रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन A, और अपॉन में क्या है, और एप्सिलॉन नॉट भी तो है ना, तो ये हो जाएगा अपॉन इंटू D-T प्लस T अपॉन K। ये इतना मान आया किसका, विभवांतर का। प्लेटों के बीच जो विभवांतर है कुल मिला के इतना है आपका, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है आपका, इतना है। अब हमको मेन बात हमको पता क्या करना था, C इक्वल टू Q अपॉन V यानी कि धारिता पता करना है, प्लेटों के बीच की धारिता। तो हम लोग लिखेंगे क्या आराम से, पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखना क्या है कि प्लेटों के बीच की धारिता कितनी है ना। प्लेटों के बीच धारिता, प्लेटों
के बीच धारिता, प्लेटों के बीच धारिता यानी कि C इज इक्वल टू होता है कितना फार्मूला, Q अपॉन V, Q अपॉन V होता है। और V की वैल्यू हम लोगों ने बड़े अच्छे से अभी फाइंड कर ली, कितनी होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है अंश में Q, तो Q और एक बड़ा सा अपॉन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला सिस्टम कुछ ज़्यादा है। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K हो जाएगा। ये हो गया इतनी चीज़, ठीक है ना। अब देखो देखा जाए तो ये Q और ये वाला Q बड़े आराम से कट जाएगा ना। और देखो यहाँ पर एक अपॉन लगा हुआ है और अपॉन के नीचे फिर से एक अपॉन लगा हुआ है ना। तो ये जो अपॉन है, अपॉन के नीचे जो अपॉन में जो ये सारा सिस्टम लिखा हुआ है, ये चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि पूरी तरह से अंश में आ जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट अंश में आ चुका है और हर में बचा कौन है अब, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, इतना बचा हुआ है। ये क्या आ चुकी है, धारिता आ चुकी है आपकी पूरी तरह से। ये कहाँ की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। कब, जब आंशिक रूप से यहाँ पर पराविद्युत युक्त पदार्थ रखा हो तब, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ भी T लिखा हुआ है, यहाँ भी T लिखा हुआ है। अगर इन दोनों पदों से अगर T कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये देखो यहाँ पे T लिखा हुआ है, यहाँ भी T लिखा हुआ था, तो हम T ले रहे हैं कॉमन, तो माइनस के T ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा T, सॉरी यहाँ पे T तो चला गया, यहाँ से T तो चला गया, तो यहाँ बचा कितना 1 बचा है, कितना बचा 1 बचा है। अभी जो यहाँ पर माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का सॉरी यहाँ पर प्लस था, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन K हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन K हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T कॉमन लेने के बाद, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं, चाहे ये लिख लिया जाए, चाहे तो एक स्टेप आगे बढ़ा लिया जाए, चाहे ये लिख लिया जाए, ठीक ना। ये दोनों सही हैं और ये आपका डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।